वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से पिछले कई दिनों से फिजिक्स क्लास देता आ रहा हूं, और जिसमें प्रकाश का परावर्तन जो फर्स्ट चैप्टर है, लेक्चर 5 तक मैं समाप्त कर दिया हूं। आज लेक्चर 6 देने जा रहा हूं, जिसमें आज लास्ट है, प्रकाश का परावर्तन का लास्ट लेक्चर है, जो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलते हैं, आज हम लेक्चर 6 पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। हम लोगों ने अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था, और उसमें कुछ खास जो पॉइंट है आज उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रहे या फोकस पर रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो बच्चे बने रहे हमारे चैनल पर और वीडियो को शुरू से देखते रहे। आप देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब अवतल दर्पण की बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये अवतल दर्पण का है, और जब वस्तु केंद्र पर है यानी कि सी पर, आप लोगों को पढ़ाया होगा मैं केंद्र के बारे में, फोकस के बारे में और ध्रुव के बारे में यानी कि पोल के बारे में। आज अगर वस्तु को हम फोकस पे रखें या फिर केंद्र पे रखें या फिर पोल पे रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी आकृति कैसी बनेगी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप एक अवतल दर्पण देख रहे हैं जो एक बाहर से रचित है, यानी कि एक अवतल दर्पण हुआ। ठीक है बच्चों, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया। ठीक है, इसमें 6 पॉइंट आता है। ठीक है, कि वस्तु अगर हम पोल पर रखें तो कहाँ बनेगा, वस्तु अगर फोकस और पोल के बीच रखे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु अगर फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर केंद्र पर रखे तो कहाँ बनेगा, और लास्ट में अनंत और केंद्र के बीच अगर वस्तु रखे तो फिर कहाँ बनेगा, और सबसे लास्ट जो है अगर वस्तु के अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे कि वस्तु अगर केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा या आभासी बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, वस्तु केंद्र पर यानी कि केंद्र पर जब वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा। ये आपका केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं हम। वक्रता केंद्र पर एक वस्तु है, ये आप देख रहे हैं ए और बी, एक क्या हो वस्तु है। अब यहाँ से हम एक किरण क्या करते हैं, अवतल दर्पण पर देते हैं, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के ये आपतित हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये आपतित होकर के फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, यहाँ पे एक और किरण लेना है। ठीक है, वो किरण कहाँ से लेना है, फोकस से लेना है। कहाँ से लेना है बच्चों, फोकस से लेना है। अगर कोई भी किरण अगर फोकस से लेंगे अवतल दर्पण में तो वो क्या होगा, फोकस मुख अक्ष के समांतर आएगी और लौट समांतर टकरा करके मुख अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। और यहाँ एक सोचने वाली बात है और दिमाग रखने वाली बात है। अब देखिए, यहाँ से किरणें आई, अवतल दर्पण टकरा कर क्या हुआ, मुख अक्ष के समांतर सीधा आ गई। अब देखिए, ये जो किरण और ये किरण जो आई तो कहाँ पे आकर कटिंग हुआ, कट हुआ, जहाँ पर आकर मिली हुई है, ये यहाँ पर अगर मिली हुई है, इसकी देखिए कहाँ पर बना, ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अगर आप किसी अवतल दर्पण में या फिर एक केंद्र की बात करते हैं, अगर फोकस की बात करेंगे या पोल की बात करेंगे, तो जहाँ पर ये कट जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर आकर मिल जाएगा तो वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब निर्माण होगा, जिसे हम ए डैश या बी डैश बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब इसका जो है प्रकृति हम लोग जानेंगे, इसका प्रकृति क्या होगा, प्रकृति का मतलब कैसा बना, कहाँ पे बना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक अवतल दर्पण हुआ, अवतल दर्पण जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक तो होगा, वास्तविक साथ साथ क्या होगा, वास्तविक साथ साथ दो इस कंडीशन जरूर याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा तो होगा ही, उसके बाद कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, मेमोरी में रखेंगे। तो वास्तविक बना, ठीक है, देखिए वास्तविक बना, और क्या हुआ, वास्तविक जब बनेगा तो उल्टा बनेगा ही, ये तो मतलब सोचने वाली बात नहीं है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ही। और देखिए वस्तु कहाँ बनता है, देखिए केंद्र पर बनता है, क्या हुआ, केंद्र पे बना और वस्तु के बराबर, यानी कि यहाँ पे जो केंद्र है इसके बराबर वस्तु यहाँ बना है ना, वस्तु के बराबर केंद्र पर बनता है, यानी कि वस्तु कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा।
तो समझ में आ गई बच्चों। तो देखिए इस डायग्राम के माध्यम से अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेंगे तो डायग्राम के माध्यम से आप इसका प्रकृति निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस डायग्राम में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव छुपी हुई है, ठीक है। पूछ दिया जाएगा आपको बिहार बोर्ड में कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखें तो वह किस होकर गुजरेगा, और फिर अगर वक्रता केंद्र में वस्तु अगर फोकस से होकर गुजारेंगे तो वस्तु का प्रकृति क्या होगा, तो इसके बारे में पूछ देगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कंसेप्ट की बात है, अगर कंसेप्ट आ जाएगी तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख लिया ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया बच्चों, क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। आप लोग यहाँ फोकस करें, बाहर की जो भी आवाज़ आते हैं उसके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ बोर्ड में फोकस करें, ठीक है बच्चों। तो अवतल दर्पण हो गया अगर वक्रता केंद्र पर, अगर बच्चों कह दिया जाए कि वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो तब क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या है, कह रहा है कि जब वस्तु सी के बाहर हो यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये फोकस, ये पोल हो गया, ठीक। अब देखिए वक्रता केंद्र के बाहर यानी क्या कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर होगी, ये वक्रता केंद्र के बाहर हो गया, उधर क्या अनंत हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु रहे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। जब वस्तु हम वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे, देखिए, और यहाँ से किरण गुजारेंगे तो क्या होगा, ये अवतल दर्पण में रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से अगर गुजरेगी, कहाँ बच्चों, फोकस से अगर गुजरेगी, ठीक है। यहाँ एक किरण तो हम लोग गुजार दिया, अब दूसरा किरण हम क्या करेंगे, फोकस से लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, फोकस से। अगर हम फोकस यहाँ से लिए हम इसको, तो देखिए ये फोकस से गई होकर, इसके बाद अवतल दर्पण टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर देखिए इधर गुजर गई। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जहाँ पे मिल गया, यानी कि ये किरण और ये किरण जहाँ पे मिल गया वहीं उसका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, ठीक है। ये प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश जो कहेंगे, इसको ए बी प्रतिबिंब हुआ एक, और दूसरा क्या है, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसी को इसका हम मानेंगे, देखिए चले इसको समझने के लिए कि प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक तो है ही सीधा, और दूसरा क्या उल्टा भी है, क्या है, वास्तविक और उल्टा है ही। अब देखिए कहाँ बनेगा, देखिए ये सी है और फोकस, यानी कि मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु बनेगा, क्या बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर प्राकृतिक देखते हैं, देखिए वास्तविक है, ठीक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा, देखिए ये वस्तु इतना बड़ा, इसका क्या, ये छोटा हो गया, ठीक है। ये वस्तु से छोटा इसका प्रतिबिंब इसका बनेगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है बच्चों। और वो सी और एफ के बीच बनेगा, देखिए फोकस और केंद्र के बीच बना है प्रतिबिंब, ठीक है। तो पूछ दिया जाएगा आप लोगों को, जब वस्तु सी के बाहर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो बोलेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। ये इसमें कंटेंट याद करने वाली बात है, ठीक है। इसको हम लोग याद कर लेंगे और डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इससे भी अच्छा फिगर बनाएं अपने कॉपी में, नोटबुक में, और उसका प्रैक्टिस करें बार बार समझने के। अगर कोई भी चीज़ आप लोग नहीं समझते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसका हल कर पाऊँ, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि वस्तु अगर अनंत रहे, अगर ये वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र अनंत हो गया। अब जब वस्तु अनंत पे रहे यानी किधर हो जाए तो फिर कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कैसा उसका प्रकृति होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत से आएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, वस्तु छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगी अवतल दर्पण में, देखिए ये अनंत से आ रही है, ठीक है, ये अनंत से किरणें आ रही है, दर्पण से रिफ्लेक्ट हो गया जो ऐप पर बना, ठीक है। अब देखिए अगर वस्तु फिर नीचे से कर ले, हम अनंत से ले, फिर नीचे से मतलब मुख्य अक्ष के समांतर ले, तो फिर रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, फोकस पे अगर मिल जाएगी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें तीन बातें ही पॉइंट आती है। एक क्या होती है कि वास्तविक है, ऐप पर बनती है और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु बन गया आपका, और क्या होगा, ये छोटा बनेगा। अनंत से जो वस्तु आई है क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बनेगा इसका, ठीक है। ये डैश इसको लिख सकते हैं और बी डैश लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो अनंत से कोई आई किरण वो क्या हो गया, फोकस से अगर गुजरी
इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई जो फोकस पे यहाँ पे कट हो गई यानी कि मिल गई। तो यहाँ पर जो मिल गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब इसका प्रकृति अगर देखेंगे तो क्या हो गया, अवतल दर्पण में तो वास्तविक तो होगा ही बच्चों, ये तो साधारण सी बात है। अवतल दर्पण में वास्तविक होगा ही। और देखिए वस्तु जो है क्या बनेगा, ऐप पर बनेगा, कहाँ बनेगा, ऐप पर बनेगा। सेकेंड थर्ड जो है क्या कह रहा है, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा बनेगा यानी कि बहुत छोटा। जब वस्तु अनंत से आ रही है तो वहाँ बड़ा है, यहाँ पे आकर क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, ये तीन बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा कि वास्तविक होगा, ऐप पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये तीन इसमें पॉइंट है जो याद करने वाली। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम बात करेंगे वस्तु एफ और पी पर रहेगा यानी कि एफ, देखिए एफ और पी पर रहेगा यानी कि फोकस और ध्रुव पे रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि जब वस्तु फोकस और पी के बीच रखे, ठीक है, अवतल दर्पण है, आपको इस डायग्राम के माध्यम से सबका यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु रहे या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रहे और फोकस और पोल के बीच वस्तु रहे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका आकार कैसे बनेगा, इस डायग्राम में आपको सारा इंक्लूड कर दिए। तो इस आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे बच्चों कि पी और एफ यानी कि पोल और फोकस के बीच जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रतिबिंब कैसे कहाँ बनेगा, देखिए अगर हम पोल और फोकस और पोल के बीच रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। और कितना होगा, इसे वस्तु से बड़ा बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, इसका बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अगर वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए फोकस है ये इसका वस्तु रखा गया है। अब अगर फोकस पर रखेंगे, अगर पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा यानी कि दो, इसका अनंत हो, दो नंबर जो इसका क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछेगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रखी, देखिए यहाँ पे है 3 नंबर दे दिए, आप लोग को समझाने के लिए नंबर सिस्टम कर दिए हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो बच्चों तो कहाँ बनेगा, देखिए जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्या कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा यानी कि यहाँ बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अगर वस्तु केंद्र पर रखे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे वस्तु तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा बच्चों। ठीक है, ये 4 नंबर देखिए, 4 नंबर। ठीक है, अब पूछ दिया जाएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब भी वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए वक्रता केंद्र, इधर ये अनंत हो गया और ये इसका बीच मिडिल हो गया, यानी वक्रता के अनंत के बीच वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। अगर ये वस्तु बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब इससे छोटा बनेगा, देखिए छोटा बनते चलेगा। अब पूछा जाएगा, लास्ट में पूछा जाएगा कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत हो यानी 6 नंबर, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा और छोटा, बिल्कुल छोटा बनेगा। 6 नंबर है, समझाने के लिए आपको नंबर सिस्टम कर दिया। देखिए एक यहाँ पे आ गया, बन गया इसका प्रतिबिंब, और दूसरा का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और तीसरा नंबर का जो प्रतिबिंब है यहाँ बनेगा यानी कि वक्रता के अनंत के बीच बनेगा, और चौथा का जो बनेगा वो वक्रता केंद्र बनेगा, और 5वां नंबर का यानी कि वक्रता के अनंत के बीच में जो वस्तु होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा बच्चों। ठीक है, इसको समझ लाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बताएंगे, देखिए बच्चों यहाँ से एक आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोगों को, यहाँ मतलब घुमा फिरा के पूछा जाएगा ताकि बच्चा यहाँ पे फंस जाए। तो आप लोग यहाँ फंसे नहीं, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग अच्छा से जवाब दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब कि आगे क्या है। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में देखेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण तो हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण में कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा या काल्पनिक बनेगा, उसको हम लोग उत्तल दर्पण देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं।
प्यारे बच्चों, अब क्या है कह रहा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये एक उत्तल दर्पण है जो कि अंदर से रचित है, वो उसके बारे में आप लोग को बताए थे। ये उत्तल दर्पण है। यहाँ एक वस्तु हम लेते हैं, ठीक है। ये एक वस्तु लिए हम यहाँ से, जिसको हम मानेंगे ए और बी, एक वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से किरण गुजारेंगे, यहाँ से क्या हुआ, आपतित हुआ, यहाँ से टकरा कर, देखिए यहाँ से जब गई तो फिर क्या हो गया, इधर की ओर चली गई। लेकिन यहाँ एक और सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, कंसेप्ट की बात है कि यहाँ से ऐसा प्रतीत होगा कि वो किरण फोकस से होकर आकर, देखिए क्या होगा कि फोकस से होकर प्रतीत होगी। तो यहाँ पे ये समझ गए हम कि ये किरण यहाँ से आई, इसके बाद उसको प्रतीत होगा ये किरण फोकस से आई है और इधर मुड़ गई, ठीक है। अब दूसरा किरण अगर लेते हैं हम, अगर यहाँ से कोई किरण लेते हैं हम, तो वो देखिए यहाँ पे आई पोल पर, और पोल से यू टर्न लेकर के रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोण बनाई, यानी कि कोण आई, कोण आर बना करके रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए इसको, देखिए इस किरण को देखिए, इस किरण को देखिए, कभी मिलेगा ये कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो इसका अगर हम देखेंगे, अगर इसका प्रकृति देखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्रकृति में, एक क्या हो जाएगा कि काल्पनिक, क्या हो जाएगा, काल्पनिक है, काल्पनिक बनेगा। इसके बाद काल्पनिक शब्द क्या हो जाएगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक में सीधा होता है, सीधा बनेगा। इसके बाद और तीसरा इसमें देखिए क्या है कि वस्तु से छोटा बनेगा। क्या है, वस्तु से, देखिए इस वस्तु की जो लंबाई है इसको देखिए, ये कितना छोटा है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा बच्चों, वस्तु से छोटा। इसको हम लोग देख लेंगे। अगर डायग्राम को हम लोग समझ जाएंगे तो अपने आप इसका प्रकृति निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलेंगे हम रो और कॉलम के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति या आकार या प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति कि कैसे कैसे इसमें बनता है और कैसे कैसे इसका आकार बढ़ता है या छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण की पहले हम बात करेंगे। उत्तल दर्पण बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, उनके आकार यानी कि साइज कैसे बनते हैं। इसके बाद हम अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि वस्तु की थी, अगर वस्तु ध्रुव पर रहती है तो वो कैसा होता है। देखिए ध्रुव पर अगर कोई वस्तु रहेगा, आप लोग को फिगर के माध्यम से बताया था मैं कि ध्रुव पर जो भी वस्तु रहेगा वो ध्रुव पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार क्या आभासी और सीधा होगा और बराबर होगा। क्या होगा, उसका आकार बराबर होगा। जब भी कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर रखा जाए तो ध्रुव पर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। इतना कंसेप्ट आप लोग जरूर इसको रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को रो कॉलम के अनुसार इसलिए कर दी ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आ जाए। आप लोगों को फिगर के माध्यम से भी समझाए हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। कह रहा ध्रुव तथा अनंत के बीच कोई वस्तु रहे, अगर कोई वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रहे तो उसका स्थिति कैसे होगा। देखिए दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच कैसा होगा, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा स्थिति उसका। इसका प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा क्या होगा बच्चों, आभासी, सीधा और छोटा होगा। क्या होगा, आभासी, सीधा और छोटा होगा। ये हो गया ध्रुव तथा अनंत के बीच, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जब वस्तु अनंत पर आती है तो फिगर के माध्यम से बताया था कि जब वस्तु अनंत पर आती है तो वो क्या बनेगी, फोकस में बनेगी, यहाँ पर बनती है, आभासी, सीधा और बहुत छोटा बनता है। ये आप लोगों को मैं फिगर में बताया हूँ अभी। तो इसको देख लेंगे आप, इस फिगर को, इसका जो है आप लोग अच्छा से बना लेंगे कॉपी में, नोटबुक में। और इसके बाद इसको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ही आप लोगों को कंसेप्ट से आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताया हूँ मैं। तो इसको एक बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और थोड़ा प्रयास करिएगा बनाने का, सीखने का, याद रखने का, ठीक है। अब देखिए उत्तल जब हो गया तो हम चलेंगे अब बच्चों अवतल दर्पण का। इस तरह का बना करके आप लोगों को फिर मैं अवतल दर्पण का बताता हूँ कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु ध्रुव पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बने। जैसे इसमें क्या कर रहा है, ध्रुव पर रहेगा, ध्रुव बनेगा, आभासी, सीधा और बराबर बनेगा। तो बच्चों अवतल दर्पण में क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक क्या है बच्चों। अब है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार, ठीक है। अब हम अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। देखिए वस्तु की स्थिति यानी कि जब वस्तु ध्रुव पर है, ध्रुव पर बनेगा, आभासी, सीधा और बराबर बनेगा। तो ध्रुव पर जब जो वस्तु रहेगा तो क्या बनेगा, ध्रुव पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। ये वस्तु का आकार हो गया, सीधा
या उल्टा, वास्तविक या आभासी है, या स्थिति उसका क्या है, ध्रुव है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब वस्तु ध्रुव पर तथा फोकस के बीच रहे, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रहे तब उसकी जो स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा, आभासी, सीधा और बड़ा। और नेक्स्ट क्या है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, सी पर, सी तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको कर दीजिएगा। अब क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। इतना याद रखिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रहे, आप लोगों को मैं बताया था फिगर के माध्यम से, जब वस्तु वक्रता तथा अनंत के बीच रहे तो वक्रता तथा फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इसको याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाता है हर साल, इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको अगर याद रखिएगा तब तक 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, जब वस्तु फोकस पर रहेगा, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, अनंत पर है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। और लास्ट जो क्या है, जब वस्तु अनंत पर रहेगी, क्या है, जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बनेगा। आकार क्या बनेगा बच्चों, बहुत छोटा बनेगा। किसका बनेगा, अनंत, अनंत पर जो रहेगा क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो इसको देखिए, याद करने का तरीका है, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा आकार बनेगा। सबसे एक ही इसमें है, एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है। तो अनंत वाला को ऐसे याद करना है, जो वस्तु अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा बनेगा, जो वस्तु अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा बनेगा, और जो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, बहुत बड़ा बनेगा। इसको याद कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आप लोग को ये समझाया गया है ताकि आप लोग समझ जाए, इसलिए आप लोग को ऐसा रो और कॉलम का आकार बना करके आप लोग को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग एवं उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अवतल दर्पण का निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। उपयोग, आप देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग ये वेरी नेसेसरी है और एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको देखेंगे और आप लोगों को अच्छा से समझाएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया हूँ, आप लोग बने रहे। तो इसका उपयोग क्या कर रहा है कि हजामती, हजामती मतलब होता है कि दाढ़ी बनाने में के लिए इसका उपयोग किया है अवतल दर्पण का। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कर रहा है कि टॉर्च वाहनों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब जो टॉर्च होता है ना, आप लोग देखते होंगे, टॉर्च का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं। तीसरा पॉइंट है, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उनका जो रोगियों के नाक, कान होता है ना, मतलब देखने के लिए, रोगियों को कान को देखने के लिए और नाक को देखने के लिए, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, चौथा पॉइंट इसमें कर रहा है कि सौर भट्टियों, सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। यानी कि अब उष्मा ऊर्जा, यानी कि सूर्य से जो उष्मा आती है ना, उस अवतल दर्पण द्वारा उसको एक जगह पर केंद्रित किया जाता है। तो इसका उपयोग होता है यहाँ पर, सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल द्वारा छोटे जगह पर केंद्रित किया जाए। माना कि इसका मतलब केंद्र, मतलब एक जगह पर केंद्रित किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग तो हो गया, आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि कौन सा दर्पण में हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब पूछेगा कि टॉर्च वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं या नहीं, तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सही या फिर गलत, तो वो अवतल दर्पण में किया जाता है बच्चों। अब देखिए क्या है, क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल तो हो गया बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अब उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका कहाँ कहाँ होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है,
और खासकर इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, कार, स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो जैसे कि कोई ड्राइवर करता है तो वो पीछे की वस्तु को देखने के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण में आता है। क्या आता है, उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, कार यहाँ पर देखिए कह रहा है कि साइड मिरर, यानी कि साइड में जो कोई भी गाड़ी आ रही है कि नहीं, उसके लिए ये यूज होता है उत्तल दर्पण। और पीछे देखने के लिए आईने के रूप में होता है। पीछे जो आईना में देखा जाता है कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वो किस में हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यह सीधा बनता है, क्या बनता है, उत्तल दर्पण क्या बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। क्या होता है, विस्तृत मतलब बड़ा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग ने देखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग इसे नोटबुक में अच्छे से लिख पाएंगे। और देखिए, आपको इस तरह आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो जो भी कमेंट्स, जो भी आप लोगों को डाउट्स फिर भी होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप लोग हमें बताएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या होता है, वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दो मुख्य बातें हैं जो हमेशा याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्या कहा था, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। बस यही अंतर है कि अवतल का क्या होगा, ऋणात्मक होगा, उत्तल का क्या होगा, फोकस दूरी धनात्मक होगा। इसको याद रखना है, ऋणात्मक और धनात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दर्पण सूत्र के मतलब मुख्यतः 4 पॉइंट आप लोगों के बोर्ड पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसको नोट भी कर लेंगे। ये 4 पॉइंट बहुत ही जरूरी है और ये डायग्राम के माध्यम से ये 4 पॉइंट का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्या कर रहा है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी या बीम कहते हैं। क्या कर रहा है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी या बीम दूरी कहते हैं। अब देखिए ध्रुव कहाँ है, देखिए यहाँ एक पोल हुआ। ठीक है, ठीक है, और ये क्या क्या वस्तु दूरी हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको वस्तु दूरी बोलेंगे ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, ये प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से इसका प्रतिबिंब दूरी हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। ठीक है, इसे हम V से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, V से इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ध्रुव से दर्पण के फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कर रहा है कि ध्रुव से दर्पण के फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसका संकेत क्या होता है, F होता है। क्या होता है बच्चों, F होता है। इसको लिख लीजिएगा, संकेत कभी भी पूछ देता है। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट कह रहा है कि ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको याद रख देंगे। इसे हम बड़ी आर से निरूपित करते हैं। देखिए 2 फिगर बनाया हुआ है, ये आपका अवतल दर्पण होगा। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया बच्चों, इसको याद रखेंगे, अवतल दर्पण। ये फिगर है, डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है बच्चों। और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया, जिसमें आर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, आप क्या हो गया देख लीजिए, फोकस हो गया। ठीक, पी पोल हो गया, बी क्या है, ये वस्तु दूरी हो गया, ये वस्तु दूरी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रतिबिंब दूरी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी देखिए अब O से P से O की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी बोलेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट है आप लोग को आवर्धन। क्या है, आवर्धन के बारे में जानेंगे। पहले इससे पहले इसमें एक और आता है आपको, दर्पण सूत्र के बारे में बात करते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, दर्पण सूत्र देख लेते हैं हम लोग। दर्पण सूत्र के बारे में बार बार कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में एग्जाम, और इसको याद करने से आपको जो है कि 1 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि दर्पण सूत्र बार बार पूछा जाता है।
ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, देखिए फोकस कीजिए। दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ठीक है बच्चों, क्या होगा 1/f होगा, ये दर्पण सूत्र है। और हम जानते हैं, इसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है r/2 होता है। इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम देखिए इसको बॉक्स कर दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इसको लिख सकते हैं आप f बराबर r/2। ठीक है, 1/v + 1/u बराबर 1/f लिख सकते हैं बच्चों। f बराबर r/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f है, f बराबर r/2 है, तो इसके बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f बराबर r/2 इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, v प्रतिबिंब दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट आप लोग को बताएंगे आवर्धन। क्या बताएंगे, आवर्धन किसे करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्धन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिएगा, ये पूछा जाएगा बार बार एग्जाम में। क्या होता है आपको दे देगा 1/u + 1/v बराबर 1/f, तो ऐसे घुमा के दे दीजिएगा, जो कि ये गलत है। क्या है, गलत है। 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है, तो ये गलत, ये आपका सही है, इसको याद कर लीजिएगा। f बराबर r/2 होता है। ठीक है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसको लिख सकते हो r/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, आवर्धन पढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, देखते हैं आगे है आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, और अब आवर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन को जो है ना छोटी एम से सूचित करते हैं, किसे करते हैं, छोटी एम से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को छोटी एम से सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तो गोलीय दर्पण का आवर्धन, देखिए m बराबर क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसे लिख सकते हैं m बराबर h' बटे h। ठीक है, अब इस फिगर के बारे में देखिए कि कहाँ पे u है, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे वस्तु की ऊंचाई है, कहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये वस्तु की, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, u हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई प्रतिबिंब, यहाँ की C और F के बीच कोई क्या है, ये प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इस पे डाल करके फोकस से अगर गुजारते हैं, देखिए यहाँ आता है। ठीक, अगर ठीक एक किरण और डालते हैं, यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से एक किरण और डालते हैं P पे, पोल पे, तो वो सीधा आकर के क्या होगी, यहाँ पे आकर मिल जाएगी, और ये जो मिलेगी ना, यहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं A' और B' बोल सकते हैं। H' इसका क्या हो गया, H' क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये जो हो गया क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया बच्चों। ठीक है, तो समझ आ गए, ये आपका U हो गया, यहाँ से यहाँ तक U हो गया। ठीक है, ये एक वस्तु है, यहाँ पे किरण गई, यहाँ से फोकस से गुजरेगी, यहाँ आई। ठीक है, फिर एक किरण लिए यहाँ से और पोल पे गए, पोल से टकरा करके फिर यहाँ पर आकर के मिल गया। तो यहाँ पे आकर जो मिला, यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, जिसे बोल सकते हैं A' B' बोल सकते हैं। H' क्या हो गया, उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये आवर्धन का डायग्राम हुआ, तो इसको आप बना लेंगे अच्छा से। आवर्धन बराबर सूत्र होता है m बराबर -v/u। ठीक, क्या होता है बच्चों, m बराबर -v/u। ठीक है, इसको अच्छा से देख लेंगे, डायग्राम बना लेंगे और इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन था खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे। और सभी मेरा स्टूडेंट्स, मेरा आग्रह निवेदन है कि आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।